हर चीज जो सेंटर बोलेगी या कोई भी आदेश होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो स्टेट को उसका पालन करना ही पड़ेगा। स्टेट्स को भी हमने इंडिया का हिस्सा बनाया, वो भी एक बहुत मुश्किल टास्क था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करा। अब ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे, कुछ स्टेट्स को उनके कल्चर, एथनिसिटी या ज्योग्राफी के बेसिस पर भी क्रिएट करा जाता है। संवैधानिक रूप से कंपलसरी कर दिया कि अब इलेक्शंस जो है रेगुलरली होंगे ही होंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने ये तो पढ़ा था कि पावर शेयरिंग करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करने वाले हैं, जो कि है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि ड्रम रोल, फेडरलिज्म की बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और आज होने वाली है हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरे तरीके से फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड कंप्लीट करने वाले हैं। सो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और मैं आपको आज एक सफर पे लेके चलने वाली हूँ। कौन से सफर पे? फेडरलिज्म के सफर पे। तो बच्चों, ये चैप्टर काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाना चाहती हूँ कि असल में फेडरलिज्म होता क्या है। तो आप लोग स्कूल जाते हो, ऑब्वियसली सब जाते हैं ना स्कूल, अच्छी बात है, स्कूल जाना भी चाहिए। स्कूल के अंदर आप लोगों को पता है कि एक होती है प्रिंसिपल। अब हमारी प्रिंसिपल तो काफी स्ट्रिक्ट होती थी, आजकल के जमाने में पता नहीं कोई जेनजी प्रिंसिपल्स हो। तो प्रिंसिपल जो होती है वो होती है हेड ऑफ द इंटायर स्कूल। पूरा स्कूल उनके अंडर आता है, उनके पास पूरे स्कूल पे शासन चलाने की पावर है। लेकिन वहीं पर फिर होती है क्लासेस के अंदर पावर होती है क्लास टीचर के पास, और उसके बाद हमारे आते हैं क्लास मॉनिटर, या फिर जैसे अलग अलग हाउसेस होते हैं स्कूल में, उसके मॉनिटर्स बना दिए जाते हैं, काउंसिल मेंबर्स बना दिए जाते हैं। उनकी पावर फिर टीचर से थोड़ी कम होती है, स्टूडेंट्स तक हल्की सी सीमित होती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बच्चों उसी पर्टिकुलर पावर शेयरिंग की बात करने वाले हैं, जो कि अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड है। देखो, जैसे एक प्रिंसिपल है, उसके तहत पूरा स्कूल है, टीचर है, उसके तहत एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर फिर और छोटे छोटे लेवल पे आपने पावर को डिवाइड कर दिया और मॉनिटर्स को पावर दे दी। इसी तरीके से पावर हमारी डिवाइड हो चुकी है एट डिफरेंट लेवल्स। दैट इज व्हाट फेडरलिज्म इज। ऑब्वियसली फेडरलिज्म में स्कूल की बात नहीं करी जाती है, लेकिन फेडरलिज्म में बात करी जाती है हमारी गवर्नमेंट की पावर के डिवीजन की। जैसे कि यहां पर हमारे आ गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी। बच्चों, जो हमारे मोदी जी हैं, इनके तहत हमारे पूरा जो देश है वो आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्रीय सरकार होती है, वो एक तरीके से हमारे पूरे देश पर शासन करती है। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके तहत वो स्टेट आता है। तो जैसे हमारे योगी जी जो हैं, ये यूपी के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनके तहत सिर्फ यूपी आता है, बल्कि हमारे मोदी जी के तहत पूरा देश आता है। तो इसी तरीके से पावर को डिवाइड किया जाता है एट डिफरेंट लेवल्स। अब योगी जी के तहत यूपी है, यूपी के अंदर फिर पंचायती राज सिस्टम्स भी चल रहे हैं, जिला परिषद भी हैं, साथ ही में म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो और भी छोटे छोटे लेवल पे पावर को डिवाइड करा जाता है। दिस इज इन वेरी सिंपल टर्म्स व्हाट फेडरलिज्म एक्चुअली इज। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, वन शॉट लेक्चर होने वाला है। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, यानी कि उसके मीनिंग को पहचानेंगे। सेकेंडली हम लोग देखने वाले हैं कि की फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके देश को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, ठीक है। तो की फीचर्स की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट अलग अलग टाइप की फेडरेशन। अब फेडरेशन भी, हम किसी भी देश को अगर फेडरेशन बोल देते हैं या बोल देते हैं कि ये देश एक फेडरल देश है, पर उसमें भी ना कुछ टाइप आते हैं। दो अलग टाइप की फेडरेशन हो सकती है, दो अलग टाइप की फेडरल कंट्रीज हो सकती हैं, उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि इंडिया को कौन सी चीजें एक फेडरल कंट्री बनाती है। आफ्टर दैट वी विल सी कि फेडरलिज्म को असलियत में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। एंड लास्टली, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेडरलिज्म के मीनिंग को देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी तो हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उसका यहां पर क्या लेना देना है अभी मैं आपको समझाती हूं। देखिए, लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हमें पता है बच्चों कि बेल्जियम जो है वो तो एक फेडरल कंट्री बन जाता है, लेकिन श्रीलंका जो है वो एक यूनिटरी गवर्नमेंट वहां पर होती है, प्रेजेंट होती है। अब यहां पर ना एक डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज
फेडरल एंड अ यूनिटरी गवर्नमेंट। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एक फेडरल और एक यूनिटरी कंट्री में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक फेडरल कंट्री होती है जहां पर पावर डिवाइडेड होती है एटलीस्ट बिटवीन टू लेवल्स, दो लेवल्स के बीच में पावर को डिवाइड करा जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा देश है, यहाँ पे सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, तो मिनिमम दो लेवल्स पे तो पावर डिवाइडेड है। ऑल्दो तीसरा चौथा और जितने लेवल्स पे चाहो डिवाइड कर लो, बट मिनिमम दो लेवल्स तो होने चाहिए। बट जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, ये एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जहां पर पावर को डिवाइड नहीं किया जाता, यानी कि सारी की सारी पावर जो है सेंटर के पास रहती है। और अगर गलती से स्टेट को थोड़ी सी पावर्स दी भी जाती हैं तो वो स्टेट सबऑर्डिनेट रहता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट रहने का मतलब है कि हर चीज जो सेंटर बोलेगी या कोई भी आदेश होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो स्टेट को उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो दैट इज यूनिटरी, क्योंकि एक ही यूनिट है यहाँ पे, दैट इज द सेंटर। सारी पावर सेंटर के पास है, स्टेट को हल्की सी मिल भी रही है तो भी मतलब वो नकली पावर है, क्योंकि स्टेट को हर चीज सेंटर की माननी ही पड़ेगी। ठीक है, बट फेडरलिज्म में सबका अपना दायरा होता है, मिनिमम दो लेवल्स के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टेट को सेंटर की पावर माननी है या सेंटर को किसी और की पावर माननी है, नथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बेल्जियम डेफिनेटली शिफ्ट करती है फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे पावर शेयरिंग देखी थी हमने। साथ ही में जो श्रीलंका है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। श्रीलंका के अंदर अभी भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करती है, तभी तो पंगे हुए थे। ठीक है, चलो अब देखो, you would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and give these powers to the regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government, and thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. ये पूरी कहानी यही बता रही है कि बेल्जियम में पहले एक यूनिटरी सिस्टम हुआ करता था, उससे शिफ्ट करके वो लोग एक फेडरल सिस्टम पे चले गए थे। और ये भी डिसाइड करा गया था जब बच्चों 1993 के अंदर एक अकोमोडेटिव प्रिंसिपल लाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे गए थे, तो उस समय के दौरान बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करी गई थी, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावरफुल बनाया जा सके। और साथ ही में चाहे उससे पहले भी पावर होती थी, बट इतनी पावर नहीं होती थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो स्टेट होता था वो जवाबदेही होता था टू द सेंटर, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, पहले जो पावर्स होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती थी, वापस ले सकती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। हर किसी को पावर जो है स्पेसिफाई करती है कि सेंटर के पास कौन सी है, स्टेट के पास कौन सी है, हर किसी के पास अपनी पावर्स हैं। बट श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी अ यूनिटरी सिस्टम, वहां पे यूनिटरी जो है सिस्टम है जहां पे सारी की सारी पावर सेंटर के पास है। बल्कि जो तमिल्स हैं वो जरूर ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक फेडरल सिस्टम आए, बिकॉज दे वांट द डिवीजन ऑफ पावर। वो चाहते हैं कि स्टेट लेवल पे पावर मिले, रीजनल लेवल पे पावर को डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये हमें इस एग्जाम्पल से समझ में आया। बट मैम अभी भी फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, इतनी बार बता दिया, अभी भी पूछ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस मैप में आपको फेडरल कंट्रीज दिख रही हैं, जैसे कनाडा है, यूएसए है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। जो जो रेड रेड कलर में है ना, सारी फेडरल कंट्रीज हैं। रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, वाह पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या लगता है बच्चों, क्या पाकिस्तान रियल सेंस में एक फेडरल कंट्री है? ऑन पेपर तो है, लेकिन असलियत में है कि नहीं है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसी के साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, तो इस मैप में आपको दिख जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया है, ये सारे फेडरल कंट्रीज हैं। अब फेडरल कंट्री होती क्या है या फेडरलिज्म होता क्या है, तो मैंने आपको सारा तो बता दिया है, एक बारी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है इन विच द पावर इज डिवाइडेड, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री का मतलब है आपके स्टेट्स। ठीक है, आपके स्टेट्स जो हैं उनके बीच में और सेंटर के बीच में पावर को डिवाइड किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे ये डिवीजन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, उसी के साथ फेडरेशन में मिनिमम दो लेवल्स तो होते ही होते हैं, एंड बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। दो लेवल्स का एग्जिस्ट करना बड़ी बात नहीं है,
लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों की पावर एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। स्टेट का अपना अलग काम है, सेंटर का अपना अलग काम है। दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देंगे और ना ही ऐसा होगा कि स्टेट को सेंटर की हर बात माननी पड़ेगी, कि सेंटर जो ऑर्डर पास करेगा स्टेट को मानना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एवरी यूनिट इज ऑटोनमस, सब खुद से इंडिपेंडेंट है। स्टेट की अपनी पावर्स है, वो अपनी पावर देखेगा, उसको और किसी की नहीं सुननी है। सेंटर की अपनी पावर है, वो अपनी पावर देखेगा, उसको किसी और की नहीं सुननी है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस यहां पर एक तरीके से एग्जिस्ट करती है, फ्रीडम एग्जिस्ट करती है, किसी की आप पे पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो हमारे देश में अगर हम देखें तो सेंट्रल लेवल पे पावर है, स्टेट लेवल पे भी पावर है, उसी के साथ लोकल लेवल पे भी हम लोगों ने पावर को डिवाइड किया है। ठीक है ना, तो ये हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ा था, डिफरेंट लेवल्स पे पावर को डिवाइड करना। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, एवरी लेवल हैज देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन, सबका अपना दायरा एग्जिस्ट करता है। तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो कि एक देश को एक फेडरल कंट्री बना देते हैं। सबसे पहला की फीचर है बच्चों यहाँ पर, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर जिनको टीयर्स भी बोलते हैं। तो ये वो टायर नहीं है गाड़ी वाला, टीयर, TIER वाला टीयर। टीयर का मतलब ही होता है लेवल, लेवल सबके निकलेंगे। पर बच्चों यहां पर देखो बात ये हो रही है, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लेवल है। तो जरूरी नहीं है कि कहीं हर जगह लोकल गवर्नमेंट होगी, बट अगर कहीं पर सेंटर और स्टेट के बीच में भी पावर को डिवाइड करा गया है तो यस, उतना भी काफी है। मिनिमम 2 लेवल तो होने चाहिए, एक लेवल पे पावर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है यहां पर, द डिफरेंट टीयर्स या लेवल्स of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. तो यहां बोला जा रहा है कि ये जो सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, ये सेम ही लोगों को गवर्न करते हैं। जैसे कि अगर ये यूपी है ना, यूपी है, यहां पर योगी जी यूपी के लोगों को गवर्न कर रहे हैं, बट वहीं पे यूपी इंडिया का भी तो हिस्सा है, तो यूपी के लोगों को मोदी जी भी गवर्न कर रहे हैं जो सेंट्रल लेवल पे बैठे हैं। तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आपको गवर्न कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको गवर्न कर रही है। तो सेम ही सिटीजन्स को गवर्न अलग अलग लेवल्स कर रहे हैं। और बच्चों उसी के साथ लिखा है एग्जिस्टेंस अथॉरिटी, सॉरी सेम, यहां पर हम अगले ही पॉइंट पर आ गए। और साथ ही में देखिए, बट ईच टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन योगी जी के अंडर कुछ चीजें आती हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, और वहीं पे मोदी जी के अंडर कुछ अलग चीजें आती हैं। जैसे जब देश के डिफेंस की बात आती है, फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, करेंसी की बात आती है, बैंकिंग की बात आती है, तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ की हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। और वहीं पे जैसे जब पुलिस की बात आती है, ट्रेड की बात आती है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। तो आप ही की लाइफ के अलग अलग पहलुओं को, कुछ पहलू स्टेट देख रहा है, कुछ पहलू सेंटर देख रहा है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंटर है कि द ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, दायरा, दायरा। Jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. और बच्चों ये जो मैंने दायरा बताया कि डिफेंस, करेंसी, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि सेंटर के पास कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन सी पावर है। एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली लेड आउट एंड स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर या फिर ईच लेवल इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो हर लेवल जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में वो दर्जा दिया गया है, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो एवरीथिंग इज रिटन इन द सुप्रीम लॉ विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो अथॉरिटी, वो एग्जिस्टेंस सारे संविधान से आ रही है। Next point is fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by any one level and such changes require the consent of both the levels of the government. एक और चीज यहां पर जो बोली जा रही है बच्चों वो ये है कि जो आपकी फंडामेंटल प्रोविजंस है, यानी कि ये जो पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पावर को बांटा गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसको कोई भी एक लेवल खुद से यानी कि यूनिलैटरली अकेले में चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे किसी भी चेंज को लाने का यह मतलब है कि दोनों ही लेवल्स को अपनी रजामंदी देनी पड़ेगी, है ना। तो कोई भी अकेले में चेंज नहीं कर सकते। कल को सेंटर बोले चलो एक काम करते हैं, सारी जो स्टेट की पावर है ना हड़प लेते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं, तो कोई भी अकेले नहीं चेंज कर पाएगा। किसी भी चेंज को लाने के लिए आपको दोनों ही लेवल्स का कंसेंट चाहिए होगा। ऑलराइट, यहां तक 4 पॉइंटर्स आए, होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिनिमम 2 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी ये चीज है कि ये जो डिफरेंट लेवल्स है सेम ही सिटीजन्स को गवर्न करते हैं।
लेकिन अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है हर लेवल की, टैक्सेशन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, लेजिस्लेशन लॉ बनाने के मामले में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें लॉ बनाने वाली सेंटर के तहत आएंगी, कुछ चीजें स्टेट के तहत आएंगी, ठीक है, अलग अलग पहलू अलग अलग सरकार के तहत। तीसरी चीज है कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन है इन लेवल्स की, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है, अथॉरिटी है इन लेवल्स की, वो संविधान से आती है। और चौथी चीज यहाँ पे लिखी है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है उनको कोई भी अकेला लेवल जो है अपने से बदल नहीं सकता है, दोनों जो लेवल्स हैं उनका कंसेंट यानी कि उनकी रजामंदी चाहिए होगी। पांचवा पॉइंट यहां पर आता है कि कोर्ट्स, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, दे हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कोर्ट्स के पास पावर है बच्चों की, वो हमारे संविधान को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका मतलब बता सकते हैं कि क्या लिखा है, ये क्या मीनिंग होना चाहिए इसका, ठीक है। तो दीज द कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंटरप्रेट का मतलब होता है जैसे मैं आपको एक स्टोरी दूं, ठीक है, आपको एक स्टोरी दूं, आपको बोलो इस स्टोरी को पढ़ो और आप बताओ कि आपको इससे क्या समझ में आया है, ठीक है, तो दैट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी, ठीक है। सिमिलरली जुडिशरी को भी कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टोरी की तरह पकड़ाई जाती है और बोला जाता है आप इसको पढ़िए, ठीक है, इसको समझिए लीगल टर्म्स में कि ये क्या कहना चाहती है। तो उनके पास एक इंटरप्रिटेशन है अपना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो है बच्चों एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, डिफरेंट लेवल्स की पावर्स को देखते हैं कि किसके पास कौन सी पावर है। और जो हाईएस्ट कोर्ट है, हमारा हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, सभी को पता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। तो अगर किसी भी लेवल के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पावर से रिलेटेड, तो वहां पर अंपायर की तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए आती है हमारी जुडिशरी, ठीक है, लड़ाई झगड़े सॉल्व करेगी। उसी के साथ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, अब यार झगड़ा पैसे के मामले में भी हो सकता है, इस वजह से किस लेवल को कहां से पैसा आएगा, सेंटर को कहां से पैसा आएगा, स्टेट को कहां से पैसा आएगा, तो उसको क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है ताकि हर किसी के पास एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, फाइनेंसेस के मामले में एक इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करे, किसी को किसी से पैसा ना मांगना पड़े, क्लियरली बता दिया जाए कि इनको कितना पैसा कहां से मिलना है। ओके, उसी के साथ लास्ट चीज जो की फीचर है वो ये है, फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों हमारे इस फेडरल सिस्टम को लाने के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य ये होता है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश की जो यूनिटी है, जो एक तरीके से एकता है लोगों के बीच में, उसको भी मेंटेन करके रखना है, उसको बरकरार रखना है। और दूसरी चीज ये है टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, और जितनी भिन्नता है उसको भी अकोमोडेट करके रखना है, उसको भी स्थान देना है। तो पूरी भिन्नता भी साथ में रहे, जितने भिन्न भिन्न लोग हैं वो उनको भी साथ में रखना है, और साथ ही में इन लोगों के बीच में प्यार को भी बरकरार रखना है। बड़ा मुश्किल काम है, तभी तो पावर को डिवाइड इतना ज्यादा करा जा रहा है, अलग अलग लेवल्स में बांटा जा रहा है, ताकि डाइवर्सिटी भी रहे और यूनिटी भी रहे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो म्यूचुअल ट्रस्ट जो है, लोगों के बीच में जो विश्वास है वो बना रहे और वो सब लोग साथ में रहते रहे, जीते रहे। ओके, तो दीज वर द 7 की फीचर्स, यानी कि ऑल द थिंग्स दैट मेक अ कंट्री अ फेडरल कंट्री। अगर ये चीजें किसी देश में मौजूद नहीं है तो वो कंट्री रियल सेंस में फेडरल कंट्री नहीं है। वेरी वेरी सिंपल इट इज। अब बात करते हैं हमारे इंडिया की। तो बच्चों व्हेन इट कम्स टू फेडरलिज्म, इंडिया पता है कुछ ऐसी ही लाइन बोलता है जलवा है हमारा यहाँ, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, ये बात हमको पता है। और हम समझेंगे कि इंडिया को कौन सी चीजें एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, और इंडिया कौन से टाइप में आता है। तो दो टाइप की फेडरेशंस यहां पर एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है बच्चों, कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि साथ में आकर ये लोग एक फेडरेशन बना रहे हैं। तो सपोज एक ये स्टेट है, ठीक है, एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है, ये तीनों लोग साथ में आए और इन्होंने एक बिगर स्टेट फॉर्म करा। तो यहां पे वही बात हो रही है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट so that by pooling their sovereignty and retaining their identity they can increase their security। ये तीनों ही टर्म्स ध्यान से समझिएगा। ये तीनों स्टेट साथ में आके इन्होंने एक बिगर यूनिट बना लिया, एक फेडरल यूनिट बना लिया है। क्यों बनाया है? क्योंकि लोग पूल इन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी को।
सॉवरेनिटी क्या होता है बच्चों? फ्रीडम फ्रॉम एनी आउटसाइड कंट्रोल, यानी कि बाहरी कोई कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, तो हम उस कंट्रोल से फ्री हैं। ठीक है, तो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी को पूल कर रहे हैं सब लोग और मिलकर एक बड़ा यूनिट बना रहे हैं और बोल रहे हैं वी आर फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड कंट्रोल। दूसरी चीज, दे आर रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी। ऑल्दो ये लोग बड़ा यूनिट बना रहे हैं, बट ये फिर भी बोल रहे हैं कि जो हमारी अकेले की पहचान है हम उसको खो नहीं रहे, कि अगर मैं ए हूं तो मैं ए ही हूं आज भी। ठीक है, मेरी वो आइडेंटिटी रहेगी ही रहेगी। बट ये साथ में इसलिए आए हैं ताकि साथ में मिलकर ये एक बड़ा यूनिट बन जाए और इनकी सिक्योरिटी जो है ये उसको इंक्रीज कर सके, उसको बढ़ा सके। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा यूएसए। ठीक है, यूएसए जो है बच्चों, यूएसए, स्विट्जरलैंड, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। एंड ये कंट्रीज के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने मिलकर एक बड़ा यूनिट फॉर्म करा है ताकि वो लोग स्ट्रॉन्गर बन सके, अपनी सिक्योरिटी को एक तरीके से इंक्रीज कर सके, बट उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिटेन रहती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि इन सभी स्टेट्स, ये जो जितने स्टेट्स होते हैं, यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विसाविस। विसाविस का मतलब होता है इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट। तो यहां पे बोला जा रहा है ये जितने स्टेट्स हैं, जितनी पावर ए के पास है उतनी ही बी के पास है और उतनी ही सी के पास है। तो सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पास बराबर पावर है, ऊपर से ये उतने ही स्ट्रांग है, दे आर स्ट्रांग इन रिलेशन टू द स्टेट। तो जितना फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रांग है ये भी उतना ही स्ट्रांग है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा स्ट्रांग है, वीक है, नहीं, सबके पास बराबर पावर है एंड फेडरल गवर्नमेंट जितने ही ये भी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की फेडरेशन की, एक दूसरा रूट जिसके थ्रू फेडरेशन बनती है, एक दूसरा रास्ता जिसके थ्रू एक फेडरल कंट्री फॉर्म होती है, दैट इज होल्डिंग टुगेदर। अब होल्डिंग टुगेदर में बिल्कुल उल्टा होता है। यहां पर एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को पावर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर का फ्लो ही अलग डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे पावर सेंटर से स्टेट पे आ रही है, वहां से स्टेट से सेंटर पे जा रही थी, यहां से सेंटर जो है खुद की पावर को डिवाइड कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को दे रहा है। यहाँ का एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, बेल्जियम, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हमारी होल्डिंग टुगेदर कंट्रीज हैं। अभी ना मैंने आप लोगों को एक एक नाम नहीं बताया है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में यूएसए और स्विट्जरलैंड को छोड़कर एक और कंट्री है जो कि कमिंग टुगेदर में आती है, और होल्डिंग टुगेदर में भी इंडिया और हमारे बेल्जियम को छोड़कर एक और देश है जो कि इसका हिस्सा है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा देश है वो। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट, तो आप लोग कॉमेंट्स में बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर a large country has decided to divide its power between the constituent states and the national government। तो यहां पर इस देश ने खुद से डिसाइड करा है कि मैं ना सारी पावर सेंटर पे नहीं रखूंगा, थोड़ी पावर सेंटर पे रखूंगा और बाकी पावर में स्टेट्स को एलोकेट कर दूंगा, स्टेट पे भी पावर दे रहा हूं। तो यहां पर ऑब्वियसली क्योंकि पावर फ्लो ही सेंटर से स्टेट में कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट से। वहां पे स्टेट ज्यादा पावरफुल था, है ना, वहां स्टेट ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है स्टेट्स के मुकाबले। एंड साथ ही में डिफरेंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर्स। बच्चों यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर स्टेट्स वर मोर पावरफुल इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट सभी स्टेट्स के पास बराबर पावर थी। बट होल्डिंग टुगेदर में सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट से, और कभी कभी स्टेट्स के पास भी अनइक्वल पावर्स आपको होते हुए दिखेंगी। जैसे एक समय के दौरान हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था उसके हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्टेक्स्ट की वजह से, और कहीं ना कहीं उसके पास ज्यादा पावर थी दूसरे स्टेट्स के मुकाबले। उसी सेम तरीके से हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, आए क्यों आया था तो मैं बताती हूँ। तो इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड अ ब्लडी पार्टीशन। Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states, although it did not use the word federation. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि भारत जब एक आजाद देश बनता है, जब भारत को आजादी मिलती है, कौन से साल में मिलती है, 1947 में। तो इट वाज आफ्टर अ पेनफुल एंड अ ब्लडी पार्टीशन। बहुत ही दर्दनाक वो पार्टीशन था, जो विभाजन हुआ था हमारे देश का, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गए थे। ठीक है, ब्लडी पार्टीशन इसलिए बोला गया, बहुत से लोगों की जानें भी गई थी, दोनों ही साइड्स पे बहुत से लोग मरे थे। अलॉन्ग विद दैट इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से प्रिंसली स्टेट्स भी हमारे देश का हिस्सा हमने बनाए थे। तो बच्चों हुआ क्या था, शायद आप लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गहराई में इस टॉपिक के जाना चाहती हूँ, ऑल्दो बुक में इतना ही लिखा है, थोड़ा सा और डीप में इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो बेसिकली होता क्या है कि इंडिया के अंदर जब पार्टीशन से पहले अगर मैं बात करूं तो ना इंडिया उस समय पर, देखो मैं आपको समझाती हूँ, यहां पर कहाँ है, तो इंडिया ना उस टाइम पर डिवाइडेड था। जैसे इंडिया के अंदर कुछ थे प्रोविंसेस और कुछ थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब प्रोविंसेस वो सारे एरियाज थे जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत आते थे, और प्रिंसली स्टेट्स वो सारे एरियाज थे जो कि राजा महाराजा, हमारे जो लोकल राजा महाराजा थे, उनके तहत आते थे। अब हुआ क्या कि जब पार्टीशन हो रहा था तो अंग्रेजों को तो यहां से अब जाना ही था, तो उन लोगों ने ना एक चाल चल दी। उन्होंने बोला कि देखो जितने प्रिंसली स्टेट्स है ना, मैं उनको ये आजादी देता हूं कि आप लोगों को अगर इंडिया का हिस्सा बनना है तो आप इंडिया का हिस्सा बन जाए, अगर आपको पाकिस्तान का हिस्सा बनना है तो आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या फिर अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, आजाद एक देश बनना है, तो आपको उसकी भी आजादी है। अब दिक्कत ये हो गई थी कि जैसे ही पूरा इंडिया होगा तो यहाँ पे कोई एक स्टेट है, कोई एक स्टेट है, और अगर ये स्टेट्स बोलते हैं कि हमें तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना है या हमें तो आजाद होना है, तो ऐसे थोड़ी ना होता हम एक जगह इंडिया में जा रहे होते, बीच में पाकिस्तान आ गया, बीच में एक इंडिपेंडेंट कंट्री आ गई, तो दैट वुड हैव क्रिएटेड अ मेस, इट वुड हैव बीन मेसी एंड नॉट रोनाल्डो। दिस इज अ फुटबॉल जोक, यू गाइस शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देखो, इट वुड हैव बीन मेसी ऑब्वियसली। तो इसी वजह से हम लोगों ने अपनी आजादी के बाद में सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमारे लीडर्स ने एक तरीके से बहुत मेहनत मशक्कत से भारत का हिस्सा बनाया था, है ना। तो प्रिंसली स्टेट्स को भी हमने इंडिया का हिस्सा बनाया, वो भी एक बहुत मुश्किल टास्क था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करा। यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब इंडिया जो है सारे के सारे अलग अलग स्टेट्स, राज्यों के यूनियन से बनी है, उनकी बीच में एकता से बनी है। ठीक है, अब बात यह है कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड है फेडरेशन का या फेडरलिज्म का, वो तो लिखा ही नहीं गया। तो ऑल दो कहीं पर भी वर्ड फेडरेशन का लिखा नहीं गया है, तो फिर हम इंडिया को फेडरेशन क्यों बुलाते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारा कुछ रिएक्शन ऐसा ही है, आई हाँ, मतलब इंडिया को कहीं पे लिखा ही नहीं है कि फेडरेशन है, तो हम ये पूरा चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं। ऊपर से इंडिया को हम फेडरलिज्म बोलते हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे जलवा है हमारा, तो ऐसा क्यों है। तो बच्चों, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। हमारे देश को शायद ये नहीं लिखा कि वो फेडरेशन है, तो लिखने से क्या ही होता है। हम लोगों का जो देश है वो सारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे ही बना है। हमारे देश के अंदर एक क्लियर कट डिवीजन करा गया है पावर्स का, और आपको अभी समझ में आएगा कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो यहां पे सवाल वही आएगा कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो देखिए यहां पर हमने बोला ना कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को एक फेडरल कंट्री कौन कौन सी चीजें बनाती हैं। जब कहीं पर भी फेडरेशन शब्द ही नहीं लिखा तो क्या बनाता है हमको, कुछ भी, एक फेडरेशन। तो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जब हमारा संविधान बना था तो एक 2-tier सिस्टम, 2 लेवल्स में पावर को बांटा गया था। सेंटर को पावर दी गई थी और स्टेट को पावर दी गई थी। लेकिन बाद में ये नीड रियलाइज करी जाती है कि हमें और भी पावर को डिवाइड करने की जरूरत है, एंड लेटर ऑन अ 3rd tier यानी कि एक 3rd लेवल को ऐड करा गया पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के फॉर्म में, यानी कि लोकल लेवल के फॉर्म में। लोकल गवर्नमेंट को बाद में ऐड करा गया, शुरुआत में ऐड भी नहीं करा गया था। These different tiers, ये जो सारे different levels हैं, they enjoy separate jurisdiction। separate jurisdiction का मतलब है सेंटर की अपनी पावर्स है, अपना दायरा है, स्टेट का अपना दायरा है, और लोकल लेवल तक का अपना दायरा है। ठीक है, कोई किसी के उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई किसी की पावर्स में मेडल नहीं करेगा। Constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union government and the state government। साथ ही में संविधान ने एक 3-fold distribution, 3 अलग अलग लिस्ट के अंदर बच्चों क्लियरली पावर्स को स्पेसिफाई कर रखा है कि किसके पास कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है लॉ बनाने की पावर, पागल बनाने की नहीं, लॉ बनाने की पावर किसके पास कौन सी है, ताकि किसी भी लेवल के बीच में कोई भी दिक्कत या परेशानी या झगड़ा कुछ भी ना हो। क्लियरली लिख दिया है। तो जैसे 3 लिस्टें हमारे संविधान में दी गई हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
यूनियन लिस्ट नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ये वो लिस्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं वही कानून बना सकती है। तो यहां लिखा है कि यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो देश के लिए जो सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी यूनियन लिस्ट में होते हैं, जैसे कि कंट्री का डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशंस है, करेंसी है बच्चों। तो ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट के तहत आती हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। तो फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है बच्चों, मतलब जो पूरे इंडिया में सेम होने चाहिए, जहां पे हर चीज सेम होनी चाहिए, करेंसी सेम होनी चाहिए, बैंकिंग पूरे इंडिया में सेम सिस्टम होना चाहिए। दैट इज वाई इन सभी चीजों को, बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी लानी है पूरे देश में, तो इनको यूनियन लिस्ट के तहत दिया गया है। और नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली, तो यूनियन गवर्नमेंट अलोन, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वही इन सभी सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है जो कि यूनियन लिस्ट में गिवन होते हैं। सिर्फ यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन पे लॉज बना सकती है, क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है। वहीं पे स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट की पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकारें होती हैं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। अब यहाँ पे यूनियन का कोई लेना देना नहीं है, इन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ स्टेट लिस्ट ही लॉ बनाएगी। जब बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट की, ये क्या हुआ, कॉन्करेंट, तो इसको ऐसे छू के करंट नहीं निकलता है, ठीक है बच्चों। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि वो सारे सब्जेक्ट्स जिन पे यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। थोड़ी दिक्कत यहां पर आती है, मैं बताती हूँ कैसे। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आते हैं जो यूनियन और स्टेट दोनों ही जिस पे लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। तो ट्रेड यहां पर आ रहा था, ट्रेड यूनियन की बात यहां पर आ रही है ना, कंफ्यूज मत होना। देखो अब यहाँ पे यूनियन स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, बट मैम अगर किसी लॉ को लेके दोनों में लड़ाई हो गई, अगर स्टेट ने एजुकेशन पे कोई अलग लॉ बना दिया और सेंटर ने बिल्कुल उसका ऑपोजिट बना दिया, तो क्या होगा। तो बच्चों इफ इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन एनी लॉ, ओके, if their laws conflict with each other, तो the law that is made by the union government will prevail। यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया होगा, अगर कोई लड़ाई होती है दोनों के लॉज के बीच में कि यूनियन का अलग है, स्टेट का अलग है और दोनों कन्फ्लिक्टिंग लॉज है, तो यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को माना जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो गलत है, क्यों गलत है। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा पावर है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है तो सेंटर द्वारा जो बनाया गया लॉ है वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। गलत क्या है इसमें, ठीक है। चलिए इसी के साथ, ये क्या है, ओ माय गॉड, ये सब क्या है, वाओ। तो पेंटिंग क्लास नहीं है बच्चों ये, ठीक है। यहाँ पर फटाफट से आ जाते हैं और एक और लिस्ट की बात करते हैं जो यहाँ पे गिवन ही नहीं है। एक और लिस्ट जिसकी मैं बात करूंगी दैट इज द, यहाँ पे लिखे, चलो एक नए पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे क्यों लिखेंगे, बहुत पेजेस हैं हमारे पास और यहाँ पे तो एनवायरमेंट को हम नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, बोर्ड पे लिख रहे हैं। कौन से कलर में, चलिए ग्रीन से लिखते हैं। तो एक और लिस्ट है बच्चों हमारे पास, दैट इज द, ओ माय गॉड, दैट इज द रेसिडुअरी लिस्ट। अब मैम ये रेसिडुअरी लिस्ट कौन सी बला का नाम है। रेसिडुअरी लिस्ट वो लिस्ट है बच्चों जिसमें जो जो बच जाते हैं सब्जेक्ट्स वो सारे शामिल कर दिए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि संविधान तो बन के तैयार हो गया था, है ना, लेकिन उसके बाद जो जो सब्जेक्ट्स जैसे समय के साथ साथ आते रहे, तो वो सारे जो एडिशनल सब्जेक्ट्स थे उन सभी सब्जेक्ट्स को रेसिडुअरी लिस्ट में शामिल कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे शामिल कर दिया। अब बात ये आती है कि रेसिडुअरी लिस्ट पे लॉ, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे लॉ कौन बना सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास अथॉरिटी है रेसिडुअरी लिस्ट पे भी लॉ बनाने की। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो मैं जो है आपको एक रिवीजन करवाती हूँ, एक सेकंड में आपको बताती हूँ कि क्या क्या यहां तक हुआ है। हमने देखा कि इंडिया को कौन सी चीजें, एक फेडरलिज्म
बनाती हैं या एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। ऑल्दो वर्ड जो है फेडरेशन का या फेडरलिज्म का कहीं पर भी संविधान में मेंशन नहीं है, बट हमारा जो देश है वो फेडरल प्रिंसिपल्स पे बना है। तो हमने देखा कि पावर को डिवाइड करा गया है हमारे दोनों लेवल्स के बीच में, और एक थर्ड टीयर जो है लोकल गवर्नमेंट का उसको भी बाद में ऐड करा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और इन दोनों ही लेवल्स के बीच में 3 लिस्टें बनाई गई, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट पे जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पे यूनियन, स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं। लेकिन अगर उनका लॉ कन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर यूनियन गवर्नमेंट का जो बनाया हुआ लॉ है वो माना जाएगा। साथ ही में एक और एडिशनल लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट को बनाया गया, जिसमें सारे की जो सब्जेक्ट समय के साथ साथ आते रहे उनको भी शामिल किया गया, और इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ को बना सकती है। ऑलराइट, इसके बाद बात आती है यूनियन टेरिटरीज की। बच्चों हमारे देश में ना स्टेट्स तो हैं, कितने? 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, और 8 जो है हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये यूनियन टेरिटरीज होती क्या है? जैसे अगर मैं देखूं यूनियन टेरिटरीज की कहानी, तो अब तो जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया है, लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया है, उसी के साथ दिल्ली है हमारा उसी के साथ दादर एंड नागर हवेली, ये भी यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, और लद्दाख बोल रही हूँ, सॉरी, लद्दाख तो हमने कवर कर लिया है। साथ ही में हमारा लक्षद्वीप, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, राइट? तो ये मैंने कितने बता दिए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, हाँ 8, ठीक है, 8 हैं। ओके, तो ये सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। और बच्चों ये जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये इनको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, इनको स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज ये इतनी बड़ी जगह नहीं थी कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, और ना ही ये इतनी छोटी थी कि इनको किसी दूसरे स्टेट में मर्ज कर दिया जाए। दैट इज वाई इनको एक इंडिपेंडेंट ही स्टेटस दे दिया, कि इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं इन यूनियन टेरिटरीज पे शासन करने की, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा है, एरियाज टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट, एंड किसी दूसरे के साथ मर्ज भी नहीं हो सकती, इतनी छोटी भी नहीं है। दैट इज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रूलिंग दीज एरियाज। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज एक और चीज जो यहाँ पर हमारे देश को फेडरल कौन सी चीज बनाती है, तो यहाँ देखिए, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के स्ट्रक्चर की एक बेसिक चीज है। जो आपने ये पावर डिवीजन बनाया है ना, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह सब्जेक्ट्स मेंशन करे, दिस इज अ बेसिक थिंग टू आवर स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है ये। और बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं करे जा सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। तो पार्लियामेंट खुद से इस अरेंजमेंट में चेंज नहीं ला सकती। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority। अगर कोई भी चेंज आपको इसमें लेकर आना है तो पहले दोनों ही जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें 2/3 मेजोरिटी से उस चेंज को पास कराना होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप इज कि then has to be ratified by the legislature of at least half of the total states। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, उसमें से आधे राज्य यानी कि मिनिमम 14 स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी उसको आपको रैटिफाई कराना होगा, पास कराना होगा, तब जाकर वो चेंज आप ला पाओगे, विच इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रोसीजर को इतना मुश्किल इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से में कोई भी ऑर्गन या कोई भी लेवल उसको अकेले से चेंज ना कर सके। इस वजह से स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास करा रहे हैं, दोनों हाउसेस से भी पास करवा रहे हैं इतनी ज्यादा मेजोरिटी से, ताकि अगर कभी भी किसी चेंज को लाना है तो उसमें सभी का ही मतलब एक वो रहना चाहिए, कंसेंट रहना चाहिए, ठीक है? किसी के अकेले के बोलने से या कहने से वो चेंज नहीं आएगा। इस वजह से इस प्रोसीजर को इतना मुश्किल रखा है। और वैसे भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज लाना इज नॉट एन ईजी टास्क टू डू। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हमारे इंडिया को एक फेडरेशन बनाती है। साथ ही में एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि हमने पहले भी देखा है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल मेक अ डिसीजन बिकॉज दे आर दी अंपायर। तो ये वो गेम है जिसके ये अंपायर है हमारी जुडिशरी। तो अगर इस गेम में आप कोई लड़ाई झगड़ा करोगे तो यही उसको सॉल्व करेंगे, हमारी न्यायपालिका ही डिसीजन पे आएगी, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके रख रहे हैं, तो झगड़े को भी वही सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड।
आपने ये तो बता दिया कि इंडिया को ये सारी चीजें फेडरेशन बनाती हैं, ऑन पेपर तो आपने लिख दिया, लेकिन असलियत में आपने फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस कर रखा है, कैसे आपने पावर को डिवाइड कर रखा है, बात असली सारी उस पे आ जाती है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर डेफिनेटली नेसेसरी। आप संविधान के अंदर लिखो, ऑब्वियसली वो चीज काफी जरूरी है, काफी नेसेसरी है किसी भी फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, बट इट इज नॉट सफिशियंट। बट ये काफी नहीं है, इट इज नॉट इनफ। ठीक है, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री दैट द फेडरलिज्म इन आवर कंट्री इज सक्सेसफुल। हमारे देश में क्योंकि एक लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र पे जो है गवर्नमेंट चल रही है, दैट इज वाई हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर सक्सेसफुल हो रखा है। बट फिर भी क्वेश्चन वही है कि इसको कैसे प्रैक्टिस करा जाता है, कैसे। तो यहां पे बच्चों हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले we'll talk about the creation of linguistic states। हमने ना हर वो चीज करी है जिससे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करा जाए, ठीक है, सभी को पावर दी है। तो अभी आप देखोगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करना, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, एंड उसी के साथ सेंटर स्टेट का रिलेशन जो है, रिलेशंस। तो इन 3 चीजों के तहत हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करा जाता है। लेट्स कम टू द फर्स्ट थिंग विच इज द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इसका ये मतलब है कि हमारे देश में लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को क्रिएट करा है। तो ऑब्वियसली पार्टीशन के बाद में बच्चों हम लोग देखते हैं कि पहले पार्टीशन से पहले जो बहुत से पुराने स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर दिया गया, बहुत से स्टेट्स के नाम बदल दिए गए, ठीक है, बाउंड्रीज चेंज कर दी गई, मैप बिल्कुल आपको डिफरेंट दिखेगा। तो पहले कुछ इस तरीके का मैप हुआ करता था, अब जो है मैप बिल्कुल अलग हो चुका है। तो मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। 1947 में बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो 1947 में जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, इनको बदला गया, नए स्टेट्स को क्रिएट करा गया। सो दैट, क्यों क्रिएट करा गया नए स्टेट्स को? सो दैट जो लोग एक भाषा बोलते हैं वो एक राज्य का हिस्सा बन के रहे। जैसे पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब में हैं, गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात में, ठीक है, तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु में। तो इस तरीके से स्टेट्स को क्रिएट करा गया। सम स्टेट्स वर ऑल्सो, अब ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे, कुछ स्टेट्स को उनके कल्चर, एथनिसिटी या ज्योग्राफी के बेसिस पर भी क्रिएट करा जाता है। बट when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जब बच्चों की डिमांड लेकिन रखी गई थी ना सबसे पहले कि भाषा के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करा जाए, तो हमारे नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। और यहां पर वही चीज होती है, इनिशियली जब ये डिमांड आगे रखी जाती है कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट चाहिए, तो बच्चों हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में विभाजन आ जाएगा। क्योंकि वही बात होती है कि दूध का जला जो है छाछ फूक फूक के पीता है। अभी अभी पार्टीशन धर्म के बेसिस पे हो गया था, अभी लोग कह रहे हैं हमें भाषा पे स्टेट चाहिए, तो एक डिविजन, उनको लग रहा था कि इससे डिवीजन ना क्रिएट हो जाए देश में, तो वो डरे पड़े थे। लेकिन फिर बच्चों उन्होंने लोगों की इस डिमांड को माना एंड लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करा। बट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पूरा लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करने का, इट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। इससे हमारा जो देश है और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गया है, और इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे देश की वो भी काफी आसान हो गई है। ठीक है, तो लोग जो है मतलब जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, वो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर है तो वहां पर एडमिनिस्टर करना सेम लैंग्वेज में लीडर्स को काफी आसान हो गया, और इससे यूनिटी भी बढ़ी है क्योंकि आपने लोगों की बात मान ली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, अब आप लोगों को सभी को लगता है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, जो कि कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है। बट जो 40% लोगों की अप्रोक्सीमेटली जो मदर टंग है वो हिंदी है, बट हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। एंड एक्चुअली में हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी इज जस्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सो यहाँ पे वही लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का मतलब स्टेटस नहीं मिला है। स्टेटस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्जा। ठीक है, तो दर्जा जो है राष्ट्रभाषा का किसी भी एक भाषा को नहीं मिला है। हिंदी को भी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। और हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जिनको स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस में भी शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे
उड़िया है, असमीज है, तो ये सारी कुछ कुछ ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस में भी शामिल किया गया है। तो टोटल स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी है? टोटल है 22, जिसमें से एक हिंदी भी है, और हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस की, जिसमें आप जैसे स्टेट्स का जो मतलब इन लैंग्वेजेस में जैसे अगर आपको एग्जाम लिखना है, ये सब काम करना है, तो वो सब कर सकते हो, ऑफिशियल पेपर वर्क एंड ऑल। स्टेट्स की भी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जिसमें भाई आप एग्जाम दे सकते हो, फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो सरकारी, वो सब। The leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. तो ऑब्वियसली सबको पता था लीडर्स को कि अगर हम हिंदी को जो है ऐसे लोगों में फैलाएंगे तो कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसको रेजिस्ट करेंगे। हर कोई हिंदी नहीं बोलता है ना उतने अच्छे से। तो वही वाली बात थी कि पूरे इंडिया के अंदर एवरीवन डज नॉट स्पीक फ्लुएंट हिंदी, और हर किसी की मातृभाषा भी नहीं है हिंदी। तो वही वाली बात है, मैंने पहले ये तो नहीं बोला था कि हिंदी राष्ट्रभाषा मातृभाषा, तो मदर टंग हिंदी जो है वो सिर्फ 40% अप्रोक्सीमेटली लोगों के, बाकी लोगों की मदर टंग हिंदी नहीं है। सो आई मेक दैट करेक्शन, अगर मैंने राष्ट्रभाषा बोला था तो ठीक है, राष्ट्रभाषा तो कोई है ही नहीं अपने देश की, और हिंदी भी जो है वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 40% लोगों की मातृभाषा है। उसके अलावा लोगों की अलग अलग मातृभाषाएं हैं। दैट इज वाई लीडर्स बहुत कॉशियस थे, बहुत केयरफुल थे व्हेन दे वर स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। वो ये नहीं चाहते थे कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दें हिंदी का इस्तेमाल फैलाकर। बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से इंग्लिश भी अंग्रेजों के जाने के बाद में रुकनी थी, अंग्रेजी जो है भाषा वो भी रुकनी थी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 1965। बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू। बहुत से ऐसे बच्चों साउथ इंडिया के नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे जिन्होंने बोला कि इंग्लिश भाषा को नहीं रोकना है, उसका इस्तेमाल कंटिन्यू होना चाहिए। एंड तमिलनाडु में ये जो चीज़ है एक वायलेंट फॉर्म ले लेती है, वहाँ के लोग वायलेंस पे, हिंसा पर उतर आते हैं और वो बोल रहे हैं इंग्लिश को कंटिन्यू करो, इंग्लिश को कंटिन्यू करो। एंड दैट इज वाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी बड़े प्यारे हैं, उन्होंने उनकी भी बात मान ली, बोला कि ठीक है हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी हमारी कंट्री की, और उसका इस्तेमाल भी कंटिन्यू होता रहेगा, बंद नहीं होगा, टेंशन मत लो। लेकिन बच्चों आज भी हिंदी जो है, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज माना जाता है, तो उसको प्रमोट भी करा जाता है हमारी सरकार द्वारा, कंटिन्यू करते हैं इसको प्रमोट करना। इट्स अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट हिंदी। बट इस प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पे हिंदी भाषा को थोप रहे हो कि तू भी हिंदी बोलेगा, तू भी हिंदी बोलेगा, बाकी किसी भाषा में बात, तो थोप नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ वही बात है कि प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज। आप थोप नहीं रहे हो हिंदी उन स्टेट्स पे वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, बट दिस इज अनलाइक श्रीलंका। ऑब्वियसली श्रीलंका से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि वहां पर एक ही भाषा जो थी, यानी कि सिन्हाला भाषा, उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर लिया गया था। एंड उसी भाषा के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती थी, उसी भाषा को प्रमोट करा जाता था, उसी भाषा के जो धर्म के लोग थे उनको भी प्रमोट करा जाता था, उस धर्म को फॉस्टर करा जाता था। दैट इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया। यहाँ पर हर भाषा को बराबर महत्वता दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आते हैं लास्ट चीज पर कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करा जाता है, एंड दैट इज आल्सो थ्रू द सेंटर स्टेट रिलेशंस। अभी हम लोगों को पता है कि अगर सेंटर पे एक अलग पार्टी की सरकार है और स्टेट पे अलग पार्टी की सरकार है तो उनमें दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन बच्चों बहुत अच्छी चीज है कि पावर सबके पास है ना, तो ऐसे कोई किसी को दबा नहीं सकता। बट एक टाइम पे ऐसा होता भी था कि सेंटर और स्टेट में अगर अलग अलग पार्टीज की सरकार है तो सेंटर कहीं ना कहीं अपनी पावर को यूज करके उनको सबऑर्डिनेट करने की कोशिश करते थे, डिसमिस करने की कोशिश करते थे, पावर से हटाने की कोशिश करते थे। देखो, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी सेंट्रल लेवल पे भी शासन करती थी बहुत सालों तक, क्योंकि इट वाज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी एट दैट टाइम, एंड मैक्सिमम स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी थी। तो उस समय पे होता क्या था कि स्टेट लेवल पर अगर कोई दूसरी पार्टी कभी आ जाती थी तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं उन स्टेट्स की पावर को अंडरमाइन करना, कम करना चालू करती थी, उन स्टेट्स की पावर कम करने में लगी रहती थी, उनको डिसमिस करने में लगी रहती थी। तो जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारी इंदिरा गांधी जी बनी है और एक फनी कार्टून है, और ये ना पावर ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो ये खाना बांट रहे हैं वैसे बेसिकली, और ये पावर ऑफ द स्टेट है यहाँ पर। तो ये जो शेफ खड़े हैं यहाँ पे, और ये सारे लोग अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बंगाल है, कोई बिहार है, कोई उड़ीसा है, कोई मद्रास है, कोई केरला, और हर कोई हाथ में कटोरा लेके आ रहा है खाना लेने के लिए, बल्कि खाना नहीं पावर लेने के लिए आ रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो कैसे दिखाया है कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से पावर देने वाली है उनको, वो सब सेंटर के पास आ रहे हैं कि हमें पावर दे दो, हमें पावर दे दो, और कहीं ना कहीं वो अब
उनको अपने हिसाब से पावर देगी। तो द स्टेट्स आर प्लीडिंग फॉर मोर पावर, हर कोई गुजारिश कर रहा है कि हमें और ज्यादा से ज्यादा पावर दो, और हर कोई किसके आगे कटोरा लेके खड़ा है, सेंटर के आगे। सारे स्टेट सेंटर के आगे कटोरा लेके खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्टून हमें एक सार्कास्टिक रूप में ये समझाने की कोशिश करता है, एक फनी तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास इतनी पावर होती नहीं थी, तो वो सेंटर पे निर्भर करते थे कि सेंटर उनको पावर देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी क्या करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करते थे टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। और बहुत बार एक अनफेयर तरीके से वो लोग ये कोशिश भी करते थे कि अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ गई है किसी स्टेट पे तो उसको हटा दो, तो वो डिसमिस करने की कोशिश करते थे। बट ये सिनारियो पूरा चेंज हो जाता है 1990 के बाद में, जब बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो स्टेट पार्टीज है, वो हमें बहुत से अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलती हैं, और उन पार्टीज का सपोर्ट बेस भी बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों इस टाइम पर इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोalition गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। ये वो समय भी होता है कि जब किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल रहे होते, मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिल रही होती हैं सरकार बनाने के लिए, एंड फिर किसी के पास भी सपोर्ट नहीं होता है, तो फिर लोगों को आसपास जुड़ जुड़ के मिनिमम 2 या 3 पार्टीज को जुड़ के सरकारें बनानी पड़ती हैं, गठबंधन की सरकार भी जिसको बोला करते हैं हम लोग। तो कोalition गवर्नमेंट का ये पूरा एरा था जहां पर किसी भी एक पार्टी के साथ के पास पावर नहीं आ रही थी, बहुत सी पार्टीज मिलजुल कर, सेंट्रल लेवल पार्टी, स्टेट लेवल पार्टीज मिलजुल कर सरकारें बना रहे थे, पावर में आ रहे थे, और इससे कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग बढ़ती है, बहुत सी रीजनल पार्टीज को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है एट द नेशनल लेवल। ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, सो दिस लेड, इसकी वजह से एक नया कल्चर जो है पावर शेयरिंग का वो हमें देखने को मिलता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी है वो भी हमें देखने को मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस टाइम पे और ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट होने लगती हैं, और बेहतर तरीके से उनको पावर मिलने लगता है। मेजर जजमेंट भी आता है एक सुप्रीम कोर्ट का, दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर। सुप्रीम कोर्ट साथ में एक जजमेंट भी लेकर आ जाता है, सोने पे सुहागा, कि अब ना सेंटर गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो अपनी मन मर्जी से हटा दे या डिसमिस कर दे, तो वो भी डिफिकल्ट कर दिया। तो इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट की पावर बढ़ने लगी, उनको एक इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी जो है वो मिलने लगी, और पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलती है सेंट्रल लेवल पे भी, जहां पे कोalition गवर्नमेंट्स बनने लगी, तो बहुत सारी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, एंड वो पूरा का पूरा जो चीज है वो सॉल्व होती गई। तो इसके थ्रू भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, हर कोई लेवल जो है वो ऑटोनोमस बन रहा है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बन रहा है, हर किसी को पावर मिल रही है। नाउ the next topic, and actually the last topic of this chapter, is decentralization in India. बच्चों अभी ना सबसे पहले इस टॉपिक को चालू करने से भी पहले मैं आप लोगों का एक डाउट जो आपके दिमाग में आ गया है, मुझे पता है कि मैम डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म में डिफरेंस क्या है, ये समझाऊंगी, लेकिन पहले एक इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। We noted above that federal governments have 2 or more tiers of government. We have so far discussed the 2 tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि अभी तक हमने 2 लेवल्स को तो डिस्कस कर ही लिया है, मिनिमम 2 लेवल्स तो किसी भी फेडरेशन में होते ही होते हैं, लेकिन और भी लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन इंडिया जैसा बड़ा देश सिर्फ 2 लेवल से नहीं चल सकता कि सेंटर और स्टेट पे आपने पावर दे दी और इंडिया जैसा बड़ा देश चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। हमारे स्टेट्स भी इतने बड़े बड़े हैं जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं। हमारा एक एक स्टेट, जैसे हरियाणा का जो स्टेट है वो बेल्जियम जितना बड़ा है ना, हमने पढ़ा था ना, तो सेम वही बोल रहे हैं कि हमारे तो स्टेट भी उनकी कंट्री के समान है। तो स्टेट्स में भी इतनी डाइवर्सिटी है, इतने लोग हैं कि वहां पर और भी पावर को डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी इज बिगर देन रशिया, रशिया से ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, एंड मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। तो एरिया के मामले में, लोगों के मामले में, डाइवर्सिटी के मामले में बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत है। तो देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दी स्टेट्स, दैट इज वाई हमें इन स्टेट्स के अंदर और भी ज्यादा पावर को शेयर करने की जरूरत है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के होने से काम नहीं बनेगा, इंटरनली बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है, सभी को केटर करना पड़ेगा। Federal power sharing in India needs another tier which is below that of the state government, and this is the rationale for decentralization, thus resulted in the third tier which is called the local government. तो इसी सोच की वजह से बच्चों हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में एक और लेवल को ऐड करा गया which is the third level, that is the local level, ताकि हम ये जो इतनी सारी पॉपुलेशन है, जो डाइवर्सिटी है, इसको भी टैकल कर सके, इसको भी हैंडल कर सके। नाउ
ओके, तो यहाँ पे वही वाली बात करी गई है, बट व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? When power is taken away from the central and the state governments and given to the local government, it is called as decentralization. बच्चों बेसिकली देखो, जब मैं फेडरलिज्म की बात करती हूँ यहाँ पर ना, फेडरलिज्म का ये मतलब होता है कि जब आप पावर को डिवाइड कर रहे हो, मिनिमम 2 लेवल्स में तो डिवाइड कर रहे हो, उससे ज्यादा भी लेवल्स पे आप पावर को डिवाइड कर सकते हो, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू गिविंग पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में बात ही हो रही है कि सेंटर और स्टेट से पावर लेके आप लोकल लेवल को दे रहे हो। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन में सिर्फ लोकल लेवल की बात हो रही है। ठीक है, कि पावर सेंटर और स्टेट से थोड़ी सी लेकर आप लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इश्यूज बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप लोकल लेवल पे ही सेटल कर सकते हो, एंड इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। दिस विल इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो लोकल लेवल पे भी लोग डायरेक्टली जो है लोकतंत्र में हिस्सा ले सके, इलेक्शंस में हिस्सा ले सके, इससे एक पार्टिसिपेशन की, डेमोक्रेसी में जो हैबिट है वो भी बढ़ेगी, और डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट लेवल तक, सबसे छोटे से छोटे लेवल तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। तो बच्चों यही पूरा थिंकिंग थी, और लोकल लेवल पे इसलिए पावर को बांटा गया। प्रॉब्लम्स क्या थी देखिए, तो जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट इट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही पूरा कंट्रोल रख रहा था, उनके पास एक अपनी इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी नहीं था। इलेक्शंस जो थे ये रेगुलरली नहीं होते थे, मतलब अभी हो गए, फिर 6-7 साल तक नहीं हुए, फिर कभी हो गए, फिर कभी नहीं हुए, तो ऐसी रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज, ना पैसा था ना पावर थी, तो ये सारी दिक्कतें थी। तो इन्हीं सब दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया जाता है, विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, कि व्हाट ऑल चेंजेस वर मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। तो क्योंकि लोकल लेवल एग्जिस्ट करा था, बट देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज बाय अमेंडमेंट, यानी कि एक संविधान में बदलाव लाया जाता है 1992 पे, ताकि बच्चों इस लोकल लेवल को और मजबूत बनाया जा सके, और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या चेंजेस लाए गए, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला चेंज, इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अभी तक इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे थे, बट अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक रूप से कंपलसरी कर दिया कि अब इलेक्शंस जो है रेगुलरली होंगे ही होंगे, हर 5 साल में होंगे ही होंगे। साथ ही में seats are reserved for the in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. सीट्स को जो इलेक्टेड, जब आप इलेक्शन में सीट्स जो होती हैं लीडर्स चूज करने के लिए, वहां पर भी सीट्स को रिजर्व करा गया एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए, जो कि बहुत लंबे समय से ऐसे कास्ट ग्रुप्स थे बच्चों, और विलेजेस में तो डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा होता ही है। दैट इज वाई सीट्स को रिजर्व करा गया है फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज, ताकि उन्हें भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। उसी के साथ रिजर्वेशन महिलाओं को भी दिया है। ठीक है, तो 1/3 सीट्स जो है महिलाओं के लिए भी यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं, ताकि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। उसी के साथ एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको हम स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, इसको भी क्रिएट करा गया है, और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है पूरे स्टेट के की जिम्मा होता है इसके पास में, कि वहां पर एक फ्री एंड फेयर तरीके से इसको इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है। एंड लास्टली, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिसोर्सेज विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो अभी तक आपने देखा था कि स्टेट जो है वो कुछ भी पावर शेयर नहीं करता था, लोकल गवर्नमेंट के पास अपने पावर और रिसोर्सेज थे ही नहीं। तो इसी वजह से कंपलसरी कर दिया है कि स्टेट्स को भी कुछ पावर और रिसोर्सेज इनके साथ शेयर करने हैं। नेचर ऑफ शेयरिंग कैन वेरी, किसी स्टेट में ज्यादा, किसी स्टेट में कम। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस लाए गए इस अमेंडमेंट के थ्रू, ताकि लोकल गवर्नमेंट को और भी मजबूत बनाया जा सके। ओके, तो मोगेम्बो खुश हुआ। अब यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बोल रही है कि मोगेम्बो खुश हुआ, क्योंकि ये सारे चेंजेस लाए गए, और अभी तक लोकल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बेचारी ऐसी डोल रही थी, कुछ पावर्स नहीं थी, बस नाम की बना रखी थी। एटलीस्ट अब उसको पावर्स दी गई, जो सही चीज है वो की गई। नाउ स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, यहाँ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बारी। तो हमारा जो पंचायती राज, अगर मैं पंचायत की बात करूं तो एक बड़े गांव को पंचायत बोला जाता है, या फिर 2-3 गांव मिलकर एक पंचायत बनते हैं। उस पंचायत के अंदर ग्राम सभा होती है, जो कि सारे
जितने वोटर्स हैं उनको बोला जाता है 18 ईयर्स एंड अबव जितने लोग हैं उन सबको ग्राम सभा बोला जाता है। वो ग्राम सभा वोट करती है और उसके बाद वो पंच और सरपंच को चूज करती है, जो कि आपकी ग्राम पंचायत बनते हैं। पंच और सरपंच मिलके ग्राम पंचायत बनते हैं, उस पंचायत की इलेक्टेड बॉडी। उसके बहुत सारी ग्राम पंचायत एक ब्लॉक लेवल पर मिलकर बनती हैं पंचायत समिति, और फिर बहुत सारी पंचायत समिति एक जिला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वहां पर मिलकर बनती है एक जिला परिषद। जिला परिषद के हेड को बोला जाता है जिला परिषद चेयरपर्सन। ठीक है, जिला परिषद का चेयरपर्सन बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज के अंदर बच्चों यहाँ पर आपको म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस देखने को मिलेंगी। अब म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो म्यूनिसिपैलिटीज आपकी जो है, हाँ, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे आपने सुना होगा MCD विच इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे ही करके अलग अलग जगहों पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस मौजूद होती हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है। तो दीज आर एक्चुअली द अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन एरियाज में जो लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटी के हेड को बोला जाता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। ओ, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ये तो लिखा ही है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हेड को बोला जाता है मेयर। ठीक है बच्चों, तो बिग सिटीज जो होती हैं वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को बनाया जाता है, और जो टाउन्स होते हैं, टाउन्स के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज को बनाया जाता है। ठीक है जी, टाउन्स के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज एंड बिग सिटीज के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को बनाया जाता है। इनका ये हेड है। तो दीज आर द अर्बन लोकल बॉडीज, और रूरल लोकल बॉडी की भी बात कर ली है, अर्बन लोकल बॉडी की भी बात कर ली है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको बस ऐसे आपको देखना है एक बारी, और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ऑल्दो आप अमेंडमेंट लेकर आ गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आ रही हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, ऑल्दो इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, बट ग्राम सभा रेगुलर नहीं है। ग्राम सभा जो कि इलेक्टेड बोल रही हूँ, ग्राम सभा जो कि है बॉडी ऑफ ऑल द एडल्ट सिटीजन्स, वो रेगुलर बेसिस पे मिलती नहीं है। साथ ही में मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स have not transferred significant powers to the local governments। बोला गया था ना उनको कि अपनी पावर और रिसोर्सेज दो, लेकिन मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक बहुत सी जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो उन्हें ट्रांसफर करनी चाहिए वो अभी तक ट्रांसफर नहीं करी हैं, ना ही उन्होंने एडिक्वेट रिसोर्सेज इन लोकल लेवल को दिए हैं, गवर्नमेंट को दिए हैं। तो इससे दिक्कत है। लोकल गवर्नमेंट को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ताकि लोकल गवर्नमेंट भी अपने आप में इतनी ऑटोनमस हो कि वो अपने जो डिसीजंस हैं, इश्यूज हैं, उनको वहीं पे सॉल्व कर सके, राइट। और हर किसी का पार्टिसिपेशन हो, लोकल लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक हर कोई जो है उसमें हिस्सेदारी ले। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो अभी तक की दिक्कतें तो आ ही रही हैं, बट इसी के साथ बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब से, क्योंकि आपने कर लिया है फेडरलिज्म का चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट। एंड आज की क्लास यहीं तक थी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी आज की क्लास। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज। बाय बाय फॉर टुडे।